हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग इस चैनल पे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 2 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 देख चुका है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। जो यह प्रैक्टिस सेट है टोटल 100 क्वेश्चन का है, क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चन का होता है 3 घंटे में, ठीक है। जिसमें से 50 क्वेश्चन वह रहते हैं शिक्षण अभिरुचि से, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो होते हैं वह होते हैं विषय के। तो हम विषय वाले जो 100 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिस सेट है 100 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व की 75% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ए डी, कर्क रेखा से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो जो स्थल मंडल को वर्णित करता है वह भूपटल और ऊपरी मेटल। जो पृथ्वी है वह 3 परतों में विभाजित है, ठीक है। नीचे ऊपर से नीचे, ऊपर को सियाल कहते हैं, ठीक है, उसको भूपटल भी कहते हैं। उसके बाद इसको दूसरे को सीमा भी बोलते हैं, मेटल भी उसको कहा जाता है। नीचे को नीफे भी बोलते हैं या उसको कोर भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्थल मंडल जो है वह भूपटल और ऊपरी मेटल यानी मध्यवर्ती भाग को 2 भागों में बांट के ऊपरी और निचली मेटल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? तो यह है स्वेज नहर, ठीक है। क्या है? स्वेज नहर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? वह है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, ठीक। तो इसका हो जाएगा 5 का ए, ठीक है। वर्ण प्रतीकी यह मात्रात्मक नहीं है, ठीक है। यह व्यवहार मात्रात्मक नहीं है, जबकि समान रेखा विधि, बिंदु विधि और वर्णमाती विधि यह सब मात्रात्मक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 6, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो दक्षिण से उत्तर देखना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम, ठीक है। यह दक्षिण से उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 7, किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो वह पाई जाती है मेघालय राज्य में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है, तो कौन सा है? तो है 8 का ये, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो है दक्षिणी गोलार्ध उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ठीक है। वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जल ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक स्थान पर साढ़े 6 बजे ज्वार प्रवाह आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो वह आएगा अगले दिन 6:26 पे, क्योंकि दो ज्वारों के बीच जो होता है अंतर होता है समय, यानी एक ज्वार आने के बाद दूसरा ज्वार जब आता है वह 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो वह थे हेटनर महोदय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने पिछले किनारे से दूर उष्ण वातावरण में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा डी। पहले होता है नीचे से वर्षा स्तरीय, उसके मध्य स्तरीय, फिर पश्चाभ स्तरीय, फिर पश्चाम, ठीक। यानी इस तरह मान लीजिए एकदम धरातल के पास आसपास पहले वर्षा स्तरीय होता है, फिर मध्य स्तरीय, फिर पश्चाभ स्तरीय, फिर पश्चाम में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो है क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न उद्योगों में से कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है? तो कहलाता है 13 का डी, हैवी मशीनरी, ठीक है। यह भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोडों की सहायता से चयन करना सही उत्तर, ठीक। तो यहाँ देखिए 4 विद्वान दिया है, 4 विश्वयुक्ति विचार दिया गया है। तो आपको पता है मैकिंडर जो थे वो क्या थे?
स्थल शक्ति इन्होंने दिया था। ठीक है, फिर एमटी महान समुद्र शक्ति दिए थे। ठीक, स्पाइकमैन रिमलैंड और सिवर्स्की दिए थे हवाई शक्ति। तो ऐसे इसको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 14 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा CDBA, CDBA। ठीक है, यानी पहले का सी, देखिए पहले का सी हवाई शक्ति सिवर्स्की, पहले का सी। ठीक, मैकिंडर थल शक्ति डी हो जाएगा, तो दूसरे का डी। ठीक, स्पाइकमैन रिमलैंड, तो इस तीसरे का हो जाएगा बी। ठीक, फिर महान समुद्र शक्ति, तो चौथे का ए। यहाँ पे देखिए मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 15, भूगोल के ह्यूमनिस्टिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता है टुआन महोदय ने किया था, मानवतावादी भूगोल के जनक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब सरकार के मुखिया कौन थे? तो 16 का हो जाएगा डी, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी तब प्रधानमंत्री पारित करते। क्वेश्चन नंबर 17, ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ठीक है, जो ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक होता है वह एल नीनो की अनुकूल दशा को संदर्भित करता है। अगर धनात्मक दक्षिणी सूचकांक है तो वह एल नीनो के लिए अनुकूल दशा प्रतिकूल दशा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऋणात्मक है तो अनुकूल दशा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने जेसी बीबर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया? तो किया था डोई महोदय ने, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, सन 1950 ईस्वी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहता है अवनयन, सबडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता के बीच संबंध स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 होगा सी, अल मसूदी महोदय ने, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, वेबर ने अपने औद्योगिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे नहीं माना था? ठीक है, तो किसे इन्होंने नहीं माना था? तो ये जो था समूहन आर्थिक व्यवस्था में परिवहन और श्रम लागत घटाती है, इसको इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, जबकि श्रम असीमित उपलब्धता ये माना था। सस्ते श्रम आपूर्ति के कारण उच्च परिवहन लागत वाले स्थान भी आकर्षित होते, ये भी कहा था। परिवहन लागत किसी भी दिशा में दूरी और वजन के हिसाब से निर्धारित होता है। ठीक है, ये भी इन्होंने माना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, आर्गोग्राफ द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रतिमान संबंध का चित्रण होता है? तो जो आर्गोग्राफ होता है उससे क्या होता है, फसली मौसम और मौसमी स्थितियां का पता लगाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, नाजिका प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? तो नाजिका प्लेट है वह पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यह कहाँ है? पूर्वी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पास। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ पाए जाते हैं? दो संकीर्ण महाद्वीप, संकीर्ण मतलब कम सकरे। ठीक है, सबसे कम सकरे महाद्वीपीय शेल्फ मतलब मग्न तट। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? वह दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। मान लीजिए यह दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये मान लीजिए, तो यह पश्चिमी तट जो है यहाँ पे वह क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ के जो मग्न तट पाए जाते हैं वह कम चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सर्वाधिक वहाँ पे सकरे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है? तो वह क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा बी, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर बल देता है। क्या? नोमोथेटिक अप्रोच। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, हैलोक्लाइन निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है? जो हैलोक्लाइन है वह लवणता, ठीक है, समुद्री जल में लवणता को परिवर्तन को इंगित करता है। मान लीजिए जो समुद्री जल होता है ये समुद्र तल होता है, फिर उसके गहराई पे यह 300 से 1000 मीटर के बीच वाला जो एरिया होता है समुद्र में गहराई वाला 300 से 1000 मीटर वाला, वहाँ पे तेज़ी से घनत्व, तापमान और लवणता घटती है। ठीक है, जब घनत्व घटती है तेज़ी से, जो कहते हैं हैलोक्लाइन। ठीक है, जब लवणता घटती है तो हैलोक्लाइन, अब जब घनत्व घटती है तो पाइक्लोक्लाइन, और जब तापमान घटता है तो थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ठीक, 300 से 1000 मीटर नीचे गहराई वाला। क्वेश्चन नंबर 28,
सेन एंड्रेज भ्रंश निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वह है पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य और लक्ष्य शामिल है? तो इनमें 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दृश्य सीमा को दर्शाता है? तो इसको कहते हैं 30 को लारेंज कर्व। ठीक है, लारेंज कर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31, यदि किसी बलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो जाए तो यह किस प्रकार के बलन का उदाहरण है? तो इसको कहते हैं श्यान बलन। यानी क्या होता है, बलन में इस तरह से वह झुक के एकदम धरातल के तरह क्षैतिज अवस्था में आ जाता है, तो इसको कहते हैं श्यान बलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष निम्न में से क्या है? तो है 2045। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम पत्थरदार चट्टान है? तो वह है धारवाड़ करम की चट्टान, सबसे प्राचीनतम पत्थरदार चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को पहचानिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, ये देखिए कह रहा है प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में अधिकतम इंट्रॉपी होती है। दूसरा कथन है प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक विविधता कम होती है। तो जो पहला है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम इंट्रॉपी होता है। ठीक है, इंट्रॉपी का मतलब जो होता है विचलन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक विविधता कम होती है, बिल्कुल गलत है। प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जैविक विविधता अधिक पाई जाएगी, कम नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में जो अनुक्रम होगा वह उसमें इंट्रॉपी कम पाई जाएगी। ठीक है, यह भी ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, नगर को परिभाषित करने में निम्न से कौन सा कथन नगर है? ठीक है, कोई भी नगर हो, अगर किसी भी क्षेत्र को अगर नगर कहा जा रहा है तो उसमें कौन सा तथ्य होना चाहिए और कौन सा तथ्य नहीं होना चाहिए? तो इसमें नगर पूछ रहा है, कौन सा नगर है, मतलब यह नहीं है। ठीक है, तो किसी भी नगर को परिभाषित करने के लिए पहले बात तो न्यूनतम जनसंख्या होना चाहिए, एकदम सही है। विशिष्ट क्रियाकलाप होना चाहिए, यह भी सही है। यानी जो पुरुष हो, कार्यशील जनसंख्या में जो पुरुष हो उसके 75% जो पुरुष हो वह गैर कृषि कार्यों में लगे हो, यानी विशिष्ट क्रियाकलाप हो। ठीक है, और एक निश्चित जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, यानी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। क्षेत्रीय विस्तार इसमें कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रीय विस्तार से कोई मतलब नहीं है। कमी क्षेत्र पे अगर ये सब विशेषता पाई जा रही है उसको नगर कह देंगे। ठीक है, तो 35 का सी जो है यही होगा, यही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिम अफ्रीका के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक शुष्क मरुस्थल में बदल गई है? तो है लेक फागुबीन। ठीक है, लेक फागुबीन। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में समय पहले मानसून का समय से पहले, भारत में समय से पहले होगा। ठीक है, मानसून का प्रमुख कारण है तो यह है ला नीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या को उजागर करने के लिए हुआ? तो हुआ था विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो जो है यह मछलियाँ जो है यह नवीकरण संसाधन है, जबकि धातु अयस्क, प्राकृतिक गैस, ईंधन ये सब अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, या इसको परंपरागत संसाधन भी अनवीकरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत किसने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किए थे पेंक महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए मानचित्र को बड़े से छोटे मापक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए भूकर मानचित्र दिया है, स्थलाकृति मानचित्र, दीवार मानचित्र, ग्लोब मानचित्र। ठीक है, तो इसको क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में मापक के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी तीनों हो जाएगा। ए बी सी डी यानी एक क्रम में यह है। पहले भूकर मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, दीवार मानचित्र, ग्लोब मानचित्र। ठीक है, ग्लोब मानचित्र का मापक सबसे कम होता है, भूकर मानचित्र का मापक सबसे ज़्यादा होता है। यह जो भूकर मानचित्र होता है यह छोटे एरिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, और स्थलाकृति मानचित्र यह उससे बड़े एरिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। दीवार मानचित्र जो होता है वह
उससे बड़े एरिया को, ठीक है। और ग्लोब मांझी यह पूरे विश्व को दर्शाने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो जितना छोटा, ठीक है, एरिया दर्शाने के होगा उसका उतना ज़्यादा मापक बड़ा होगा, ठीक है। और जितना बड़ा एरिया को दर्शाने की कोशिश की जाएगी उतना ही छोटा मापक होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जनसंख्या वृद्धि के माल्थस के सिद्धांत का उल्लेख करते समय माल्थस द्वारा निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं माना गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं माना गया था, तो पढ़ते हैं। पहला है खाद्यान्न आपूर्ति में गणितीय अनुपात में वृद्धि होगी जबकि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात में होगी, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न में कमी में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या की मृत्यु दर अधिक हुई, ये भी बिल्कुल सही है। हमको सही नहीं है पहचाना, ठीक है, तो दोनों सही हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी, ठीक है। यह इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था, ठीक है। लोग कुपोषण का शिकार होंगे और पीड़ित उच्च दर मृत्यु होगी, ये बिल्कुल सही है। तो प्रौद्योगिकी का विकास जिसके कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी, यह माल्थस ने बिल्कुल नहीं कहा था, ठीक है। तो 42 का सी राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राणीजात समूह में स्थानिक प्रजाति का सर्वाधिक प्रतिशत होता है, तो वो होता है उभयचर में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है गोवा में। अगर CWG पूछता है ये इसका राइट आंसर 44 का बी। अगर CWG पूछता तो जाता है गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 45, हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना। देखिए, लक्कदीव चागोस कटक, चागोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, करगलेन गाउस वर्ग कटक, तो इसको उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा सी, ABCD, यानी यह उत्तर से दक्षिण अपने आप में ही व्यवस्थित है। यह लक्कोदिचागो सबसे उत्तर में है, मान लीजिए यहाँ से सबसे पहले ए है उत्तर में, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ABCD लगातार यह व्यवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत क्षेत्र प्रतिरूप में नगर केंद्र से बाएं भाग की ओर के सही क्रम और के क्षेत्रों का सही क्रम है, तो देखना है जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है बर्गेस का, उसमें, ठीक है, नगर केंद्र से बाएं भाग की ओर, मान लीजिए यह नगर केंद्र हो गया, उसके बाएं भाग से 4, ठीक है, तो केंद्र से बाहर की तरफ सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। तो देखिए, निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र थोक हल्के विनिर्माण CBD और मध्य वर्ग आवासीय क्षेत्र, तो इसको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए, क्योंकि CBD सबसे मध्य में रहता है तो सबसे पहले सी हो जाएगा, ठीक। तो सी केवल और केवल सी वाले ऑप्शन में सी है और किसी में नहीं है, यानी सबसे पहले CBD हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोक हल्के विनिर्माण हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, फिर हो जाएगा मध्य वर्गीय आवासीय क्षेत्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, पहला ये है बागवानी बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, ईंधन काष्ठ एवं गहन फसल, ठीक। बी है ईंधन एवं काष्ठ, गहन फसल खेती, बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, ठीक। सी है गहन फसल खेती, बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, ईंधन एवं काष्ठ। फिर डी है बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, फिर गहन कृषि, फिर ईंधन एवं काष्ठ, ठीक है। तो वेबर के अनुसार सबसे पहले जो इन्होंने 6 भागों में बांटा था, ठीक, अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत को, तो सबसे पहले था बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, ठीक। उसके बाद ईंधन एवं काष्ठ, उसके बाद फसल गहन फसल खेती, ठीक। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत के प्रतिपादक ए है WT वाटसन एवं चार्ल्स एडवर्ड, बी है जेम्स बोग, सी है WS थॉम्पसन एवं W नोटेस्टीन, ठीक है, और डी है क्लार्क। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो चारों ऑप्शन में जैव विविधता समृद्ध जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50,
गहरे, लंबे एवं विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे ढाल अवतल वाले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सर्ग कहा जाता है। सर्ग किससे बनता है? हिमानी अपरदन से, हिमानी अपरदन से, ठीक है, अपरदन से निर्मित एक स्थलाकृति है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 51, पोलर फ्लीइंग बल, ठीक है, किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। इसको भूविक्षेपिक बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो वह है प्रवाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का सी, प्रवाह, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 53, मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ठीक है, मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो जो है समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन का कारण नहीं है, जबकि वनों का विनाश, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि यह मृदा अपरदन का कारण। अतिचारण मतलब, ठीक है, पशुओं को चराया जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चराया जाएगा पशु को, वहाँ पे क्या होगा, उसके खुरों से, पशुओं के पैरों के जो खुर होते हैं उससे मृदा अपरदन होता है। वनों का विनाश करेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, बने अब रोक नहीं पाएंगे उनकी जड़ें, ठीक है, मिट्टी को पकड़ी नहीं रहेंगी तो बहने लगेगी। स्थानांतरण कृषि यानी क्या करते हैं, वनों को काट के साफ करके वहाँ पे जलाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ खेती की जाती है, तो यह इससे मृदा अपरदन होता है। जबकि अगर समोच्च रेखीय जुताई होगी उससे मृदा अपरदन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सिल्क के रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह करता है कर्नाटक। यह परंपरागत क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं, ठीक है। भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नलिखित में से किस शैल में अवस्थित है? तो है तृतीयक अवसादीय क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथन एवं कारण के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। देखिए कथन है, पश्चिमी घाट अरब सागर से तीव्र कगार के रूप में खड़ी है, ठीक है। फिर आर जो है कारण, उसका कथन दूसरा जो है आर, पश्चिमी घाट भ्रंश कगार का घोतक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका होगा, क्वेश्चन नंबर ये है 56 का राइट आंसर था ए आर दोनों सही है, और जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वह अरब सागर की ओर तीव्र कगार के रूप में है। यह इसलिए है क्योंकि यह क्या है, एक भ्रंश कगार है, ठीक है, इसलिए ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की जलवायु में स्थानीय विभिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत के जलवायु में स्थानीय विभिन्नता मिलती है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो जो इसका प्रमुख कारण है वह देश की प्राकृतिक विषमता, ठीक है, देश की प्राकृतिक विषमता, क्योंकि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, इसलिए यहाँ पे जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथन एवं कारण के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कथन है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारी मार्ग है, ठीक है, महासागरीय व्यस्त महासागरीय व्यापारी मार्ग है। कारण यह है, यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा राइट आंसर ए आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका कहाँ है? यह है जापान में, ठीक है, जापान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अगर ग्रामीण जनसंख्या को करेंगे तो वह है बिंदु विधि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के किस प्रदेश में विकर्ण आदिवासी पाए जाते हैं? तो विकीर्ण आदिवासी पाए जाते हैं, तो यह पाए जाएंगे पहाड़ी प्रदेश में विकीर्ण आदिवासी पाए जाएंगे, जबकि गंगा यमुना दोआब मालाबार तट गंगा के निचले मैदान यहाँ पे सघन आदिवासी पाए जाएंगे, सघन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? ठीक है, तो निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रसंभववाद, ठीक है। तो नवनिश्चयवाद वर्तमान में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर, नवनिश्चयवाद के जनक कौन थे? वह ग्रिफिथ टेलर थे, या एफ.बी. टेलर नहीं थे, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर थे। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारी की भूमि का नाम दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा बी, सवाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं
ऊर्ध्वगमन या अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी नीचे से ठंडा जल ऊपर की आता है तो उसको अपवेलिंग कहते हैं। और जब गर्म जल, ठीक है, ऊपर का गर्म जल नीचे की ओर जाता है तो कहते हैं डाउन वेलिंग, अधोगति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65, सामरिक अवस्थिति रखने वाले जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किसको मिलाता है? तो जो जिब्राल्टर जल डमरूमध्य है वह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, इस तरह मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, यह क्या है, यह है भूमध्य सागर और यह है अटलांटिक महासागर। ठीक है, यही दोनों को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन नंबर 66, क्लाइमोग्राफ में इनमें से कौन ठंडी और शुष्क जलवायु के लिए संदर्भित करता है? ठीक है, तो इसमें जो कीन है यह शुष्क और ठंडी और शुष्क जलवायु को संदर्भित करता है। ठीक है, जबकि जो इस स्कोर्चिंग है, ठीक, यह गर्म एवं शुष्क होता है, यह गर्म एवं शुष्क होता है। ठीक है, जो मग्गी है गर्म एवं आर्द्र होता है। ठीक है, और जो रा है वह शीत आर्द्र होता है। ठीक है, आप चारों को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसे स्थलाकृति बनती है? तो वह हिमनदकार के द्वारा बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? तो यह होती हैं लौह युक्त चट्टान, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से अपघटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो भूगोल में परिवर्तन हुआ उसको कहते हैं भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभारना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, तापमान की विलोमता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए मेघाच्छादित आकाश, मेघाच्छादित धरातल, शीतकालीन दीर्घरातें, शीत शुष्क पवन। तो इसमें से जो ए है यह सही नहीं है। तापीय विलोमता, तापीय विलोमता क्या होता है? जब ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है तो उसको कहते हैं तापीय विलोमता की स्थिति। ठीक, और जब ऊपर जाने पे तापमान समान तौर पे घटता है लेकिन जब ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है तो उसको कहते हैं तापीय विलोमता। ठीक, तो तापीय विलोमता अगर मेघ से आच्छादित आकाश रहेगा तो तापीय विलोमता नहीं हो पाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है, जबकि उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक, तो देखिए आँख, कान, नाक, बाल दिया हुआ है, तो कान ठीक है, कान के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण नहीं किया गया है। आँख, नाक, बाल, ठीक है, त्वचा का रंग, ये सब से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? जो संसाधन का विकास होता है वह किस कारक पर निर्भर करता है? तो मानव बुद्धिमत्ता पर, मानव संस्कृति पर, मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? तो 60 डिग्री अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वह भूमध्य रेखा की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप में अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं? किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 75 का देखते हैं उत्तर, मर्केटर प्रक्षेप, बॉर्न प्रक्षेप, मालवीड प्रक्षेप, सिनुसोइडल प्रक्षेप। तो मालवीड प्रक्षेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है? तो बढ़मात्री, बढ़ प्रतीकी विधि, बढ़ प्रतीकी विधि, वर्णिकता विधि। ठीक है, तो समान रेखा विधि में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक गलत हो गया था ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पहचाना। ठीक, तो यह देखिए नदी यहाँ पर्दन कार्य है, यहाँ स्थलाकृति है, तो नदी अवनमन कुंड, हिमनद, टार्न, पवन, वातछिद्र, समुद्री लहर, स्टैग। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी इसमें सुमेलित नहीं है। पवन द्वारा वातछिद्र का प्रयोग नहीं बनता है। पवन द्वारा क्या बनता है, यह वातछिद्र जो बनता है समुद्री लहरें द्वारा बनता है, समुद्री लहरों द्वारा बनता है वातछिद्र। ठीक, और पवन द्वारा प्रस्तर जालक बनता है, प्रस्तर जालक, तो यहाँ पे वातछिद्र दिया है। ठीक है, यह समुद्री लहरों द्वारा बनता है।
क्वेश्चन नंबर 78, पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है? तो जलवाष्प के द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कथन है, दक्षिण ध्रुव का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा कथन, गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। तीसरा है, दक्षिण ध्रुव का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है। चौथा है, दक्षिण ध्रुव का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब को इंगित करता है। ठीक है। इसमें कौन सा सुमेलित इसमें है? सही उत्तर जांचना है। तो इसमें जो सी है यह सही है, 1, 2 और 4। जबकि तीसरा जो है, दक्षिण ध्रुव का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक नहीं होता है। ठीक है। दक्षिण ध्रुव का सकारात्मक जो सूचकांक होता है वह सबल व्यापारिक पवनों का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो ऊज जैविक, यहाँ महासागरीय निक्षेप है, यह है स्रोत। तो ऊज जो है उससे वह जैविक क्रिया से बनता है। लाल मिट्टी अजैविक क्रिया से, टेक्टाइस्ट से, ब्रह्मांडी से बनता है। कीचड़ ज्वालामुखी से, तो कीचड़ जो होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनता है। ठीक है। यह बनता है नदियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है। ठीक। तो बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी परत लघु ज्वार आता है। उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटा 20 मिनट के अंतराल पे आता है। ठीक है। तो इसमें केवल 20 सही है और बाकी सभी गलत है। जो बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा नहीं है। ठीक है। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार नहीं आता है, उच्च ज्वार आता है। ठीक। और देखिए, उच्च जो सागरीय ज्वार है वो 12 घंटा 20 मिनट में नहीं, 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पे आता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 82 देते हैं, शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं राजनीतिक पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो जनजाति समुदाय है और क्षेत्रीय। तो खिरगिज मध्य एशिया बिल्कुल सही है। बुशमैन सूडान बिल्कुल गलत है। कालाहारी मरुस्थल होगा, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, डिमांजा ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो वह क्या था? कार्यों के आधार पर। ठीक है, कार्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो यह सिद्धांत है और यह विद्वान है। कोटि आकार नियम, जी के जी बिल्कुल सही। संकेंद्रीय बल सिद्धांत, बर्गेस बिल्कुल सही। बहुनाभिकी सिद्धांत, BJ एल्बेरी बिल्कुल गलत। यह हैरिस एवं उलमैन ने इसको दिया था। केंद्र सिद्धांत क्रिस्टालर है, बिल्कुल सही है। तो यानी इसका 85 का सी सही नहीं है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? भूगोल स्थानीय संगठन का अध्ययन है जो प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा हार्सन, एकरमैन, स्मिथ। तो टाफे महोदय ने यह परिभाषा टाफे महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 87, सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वह क्वेश्चन नंबर 87 का E.W. जिमरमैन, W. अलेक्जेंडर, हेराल्ड रॉबिन्स। तो यह ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, जब कोई समाज अपने अधिकांश साधनों पर तत्कालीन आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिच्छेद का प्रभावपूर्ण व्यवहार करता है तो आर्थिक विकास किस अवस्था से गुजरता है? तो वह गुजरता है परिपक्व उन्मुक्ता अवस्था में पहुंचता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में जो पेरू की धारा है अटलांटिक महासागर में नहीं है, यह है प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में। जबकि गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील और धारा और कैनेरी धारा ऐसा अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 90, माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बिग स्लैप्ट कहा जाता है, स्प्लैट। ठीक है, बिग स्प्लैट। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अक्सम्बो बांध घाना बिल्कुल सही है। हुबर बांध US से बिल्कुल सही है। कुरो बेगावा बांध जापान बिल्कुल सही है। बाररेगेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका सुमेलित नहीं है। तो बाररेगेम्बा बांध जो है यह ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 92,
एडवर्ड एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन में विभक्त किया? तो इन्होंने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ज्योग्राफी का जेनरलिस हेरोडोटस बिल्कुल गलत है, यह दिए थे वारेनियस। ठीक है, वारेनियस। जबकि कास्मास, हम्बोल्ट, अर्डकुंड, रिटर, एंथ्रोपोजियोग्राफी, रडजर बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही नहीं है, जो ये था कौन दिया था? वारेनियस। ज्योग्राफी का जेनरलिस ये दिया था वारेनियस, हेरोडोटस नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है? तो यह है समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव, इसको कहते हैं सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है तथा जातीय दृष्टि से चीन के से संबंधित है? तो यह है मंगोलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा के संस्थापक निम्न से कौन से थे? तो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा राइट आंसर बी मैकाय। यह प्रादेशिक नियोजन अवधारणा के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तली में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 97 का ए है जैविक निक्षेप, बी है अस्थलजात, सी है ज्वालामुखी और डी है उल्का निक्षेप। ठीक है, तो यह जैविक निक्षेप जो है यह महासागरीय तली पर सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98, उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह हुई थी क्लार्क विश्वविद्यालय से। ठीक है, क्लार्क विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 99, सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? वह किए थे हार्टसोन 1936 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट जो टाइगर की शुरुआत थी वह 1973 में की गई थी। ठीक है, यह था यूजीसी नेट 11 भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।